नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जल्द ही आपकी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को कराने के लिए, इसमें करंट घटनाओं से संबंधित पोर्शन को पूरी तरह से तैयार करवाने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि करंट घटनाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर आपकी बेहतर पकड़ हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। आज जिस सेगमेंट पर हम बात करने वाले हैं वो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और राज्य व्यवस्था में आज हम विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और मिशनों पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी वीडियो की सामान्य रूपरेखा क्या रहने वाली है, यानी हम किन कार्यक्रमों पर या मिशनों पर बात करने वाले हैं। तो जिस मिशन पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे वो है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। इसके बाद बात होगी फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना पर। इसके बाद बात करेंगे मिशन शक्ति और मिशन कर्मयोगी पर। फिर बात होगी एक महत्वपूर्ण योजना जो प्रशासनिक सुधार से जुड़ी हुई है, प्रशासनिक सुधार के लिए योजना है। इसके बाद डिजिटल इंडिया पर भी कुछ बात करेंगे और अंत में बात होगी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पर। तो चलिए आज की पहली खबर पर चर्चा करते हैं और पहली खबर जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन से जुड़ी हुई है। ये खबरों में क्यों रहा? खबरों में इसलिए रहा क्योंकि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन ने हाल ही में देश भर के शहरों और कस्बों में नागरिकों को नगर पालिका सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम किया है। यानी अगर आप नगर पालिका से संबंधित सेवाओं को हासिल करना चाहते हैं तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए, उसके लिए ऑर्डर कीजिए और उसकी डिलीवरी आपको इलेक्ट्रॉनिक आधार पर ही प्राप्त हो जाएगी। इससे महत्वपूर्ण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नागरिकों को नगर पालिकाओं से संबंधित विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम करेगी। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं, यानी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। वर्ष 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर के इस योजना को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2021 में। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी और मंत्रालय के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कस्बों और शहरों में नगर पालिका सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना। इसी कारण से ये टॉपिक चर्चा में भी है। सामान्य तौर से ये साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत आने वाले सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नेंस द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन इस सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नेंस द्वारा करवाया जाएगा। इसका सामान्य उद्देश्यों को अगर हम बात ध्यान में रखें तो इसका सामान्य उद्देश्य रहेगा शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना, शहरों और कस्बों को समग्र सहायता प्रदान करना, यानी एक होलिस्टिक असिस्टेंस का काम करना, सामान्य तौर से नगर पालिका संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के अंतर्गत। अगर हम इसकी एक समय रेखा के बारे में, एक समय सीमा के बारे में बात करें तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है और वो तथ्य यह है कि 2022 शहरों में वर्ष 2022 तक, यानी वर्ष 2022 तक 2022 शहरों में और वर्ष 2024 तक सभी शहरों तथा नगरों में शहरी शासन यानी गवर्नेंस और सेवा वितरण यानी सर्विसेज की डिलीवरी के लिए नागरिक केंद्रित इकोसिस्टम, यानी जो किसी भी नागरिक बेसिस का मतलब क्या हुआ? नागरिक केंद्रित डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो सिटीजन बेस्ड है, यानी इसके सेंटर में सिटीजन रहेगा और जो भी सेवाएं प्रदान की जाएगी वो खास तौर से नागरिकों को ध्यान में रखते हुए करवाई जाएगी और इसी पर एक पूरा इस पर बेस्ड एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, यानी एक संचालन ढांचा तैयार किया जाएगा और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस पूरी व्यवस्था को संस्थागत भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार की सीमा रेखा इसमें बनाई गई है, समय सीमा इसमें बनाई गई है। वर्ष 2022 तक 2022 शहरों तक बनाई गई थी और वर्ष 2024 तक सभी शहरों में शहरी शासन और सेवा वितरण को संस्थागत बनाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आज की अगली खबर हमारी क्या है? आज की अगली खबर है फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना से संबंधित है।
सबसे पहले यही जानते हैं कि योजना चर्चा में क्यों रही है। चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक 3 और वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। 3 वर्षों तक अगर इसको जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ था। इसका प्रारंभ होता है अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में 1 वर्ष के लिए इसको शुरू किया गया था और उसके बाद मार्च 2023 तक अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। यानी वर्ष 2020 में इसको 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1 वर्ष के लिए शुरू किया गया और फिर इसको मार्च 2023 तक अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और अब इसे 2026 तक 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर इसके बारे में हम सामान्य जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं तो इसमें सबसे पहला तथ्य जो हमारे सामने आता है वो आता है कि ये एक प्रकार की केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको स्थापित करने की जो योजना है अगस्त 2019 में तैयार की गई थी। न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला जो न्याय विभाग है, जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसके क्रियान्वित किया जाएगा, क्रियान्वित किया जा रहा है और निर्भया फंड से ये वित्त पोषित होगी। इसका फंडिंग जो है निर्भया फंड के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से जो ये फास्ट ट्रैक अदालत है, ये भारत में स्थापित विशेष अदालतें हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। और साथ ही विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, जिसको हम पॉक्सो अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसके तहत बलात्कार से जुड़े मामलों में भी इसको प्राथमिक, उससे उन मामलों की भी सुनवाई करना इसके प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है। एक और मिशन जो लगातार चर्चा में रहा वो है मिशन शक्ति। खबर में क्यों रहा मिशन शक्ति? खबर में रहने का कारण यह है कि सरकार ने मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से, यानी फेजेस में, कई फेजेस में नारी अदालत के घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। यानी जो हमारे यहाँ महिला अदालत या वुमेन्स कोर्ट के घटक को लागू करने का निर्णय लिया है और इसी के कारण ये चर्चा में आया है। अगर हम सामान्य तौर से मिशन शक्ति की बात करते हैं तो महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सामान्य तौर से इसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सामान्य तौर से सुरक्षा के रूप में ही अभी व्याख्यायित कर दिया जाता है। लेकिन जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी का मतलब होता है किसी भी आसन खतरे के प्रति सुरक्षात्मक गार्ड लेना। जैसे अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और किसी एक्सीडेंटली कहीं किसी चीज का हमारे ऊपर, जैसे कोई ईंट हमारे ऊपर, अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, कोई ईंट हमारे ऊपर न गिर जाए और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई हेलमेट पहनते हैं तो ये हमारा एक सेफ्टी मेजर है। वहीं अगर कोई व्यक्ति, कोई भीड़ इकट्ठा होकर के ईंट से हमारे ऊपर हमला ना कर दे तो उसके प्रति हम एक सुरक्षा ढांचे का निर्माण करते हैं, गार्ड्स लगाते हैं, तो उसका जो ये सेफ्टी मेजर है ये दरअसल हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो सेफ्टी और सुरक्षा में ये महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम है और इसमें 2 उपयोजनाएं शामिल हैं, जिन उपयोजनाओं का नाम है संबल और सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य उपयोजनाओं को भी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब हम संबल योजना की बात करते हैं तो ये महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही इसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत शामिल है। तो संबल योजना में ये मुख्यतः 4 योजनाएं शामिल हैं। उसी प्रकार से अगर हम सामर्थ्य योजना की बात करते हैं तो सामर्थ्य योजना की जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो महिलाओं को सशक्त बनाना है और इसका जो घटक है, इसके घटक में भी कई योजनाएं आती हैं। कौन कौन सी योजनाएं आती हैं सामर्थ्य योजना में? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण केंद्र, इसके अंतर्गत ये आता है। नारी अदालत की जब हम बात करते हैं तो संबल उपयोजना के अंतर्गत नारी अदालत घटक को जोड़ा गया है। यानी जो आपको बताया गया है कि यहां संबल योजना के अंतर्गत सामान्य तौर से 4 योजनाओं को आप देख सकते हैं, जो जिसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत शामिल है। तो नारी अदालत को जो घटक के रूप में शामिल किया गया है वो संबल योजना के अंतर्गत ही किया गया है। तो इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संबल उपयोजना के अंतर्गत नारी अदालत को शामिल किया गया है। मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा और इसके पहले चरण की जो शुरुआत हुई है वो असम और जम्मू और कश्मीर के 50 गांवों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है और धीरे धीरे इसे 6 महीने के भीतर ही पूरे देश में फैलाने की योजना को बनाया गया है।
इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना, न कि वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। यानी महिलाओं की जो भी शिकायत होगी उसके लिए एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा करना। किस स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मामलों की प्रकृति कैसे होगी? जो महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी होगी, जो महिलाओं के हकदारियों से और अधिकारों में कटौती से जुड़ी होगी, ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत इसको लागू किया जाएगा। इसके कुछ सामान्य तथ्य हैं। इसी प्रकार से एक और मिशन लगातार चर्चा में रहा, जिसको हम जानते हैं मिशन कर्मयोगी के नाम से। मिशन कर्मयोगी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को हमारे यहाँ मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस पड़ता है, तो उन्हीं के जन्म तिथि के पर ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके सुशासन दिवस पर IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 3 नई सुविधाओं को पेश करके मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया गया, और इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसको हम इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो इस पर 3 नई सुविधाओं को पेश किया गया है, और इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। मिशन कर्मयोगी के बारे में सामान्य तथ्यों को भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। मिशन कर्मयोगी को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, वो क्या है? भारत में सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रक्रियाओं में सुधार करना, इस तरह की प्रक्रियाओं को स्थापित करना, ताकि हमारे देश में जो सिविल सेवक हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डअप हो सके, वो ज्यादा क्षमताओं का उनमें विकास हो सके और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में वो सक्षम हो सके, ज्यादा रचनात्मक हो सके, ज्यादा सृजनशील हो सके। इसीलिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई थी। कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा? कई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जैसे एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से उन्हें इंटीग्रेटेड तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार से भारतीय लोकाचार यानी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो सामान्य तौर से एक आचरण होना चाहिए, एक लोक सेवक का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, भारतीय लोकाचार में निहित सर्वोत्तम प्रथाओं की पेशकश की जाएगी। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारे देश का एक पब्लिक आचरण है, एक हमारे सिविल सर्वेंट का जो पब्लिक आचरण होना चाहिए, उसे ऐतिहासिक आधार पर जो हमारी नैतिक सिद्धांत रहे हैं उस पर परिभाषित करके उसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को इसके अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। उसी प्रकार से पूरे करियर में लिए गए पाठ्यक्रमों और कौशल वृद्धि के आधार पर सिविल सेवकों का मूल्यांकन किया जाएगा, और अधिकारियों के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, ताकि उनके प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर नजर रखी जा सके, और जहां भी आवश्यक सुधार करने की जरूरत है वहां पर निर्देश दिए जा सके, और आवश्यक सुधार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण किया जा सके, और सिविल सेवकों की क्षमताओं में बेहतर बढ़ोतरी की जा सके। इसका निष्पादन निकाय कौन कौन सा है? यानी इसको क्या क्रियान्वित, यानी निष्पादन निकाय का मतलब परफॉर्मेंस निकाय कौन कौन से होंगे? प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद इसके निष्पादन निकायों में शामिल है। इसी प्रकार से क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसके निष्पादन निकायों में शामिल है। डिजिटल परिसंपत्तियों यानी डिजिटल एसेट्स और तकनीकी प्लेटफॉर्म संचालन के लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, विशेष प्रयोजन वाहन है, वो भी इसके निष्पादन निकायों में शामिल है। और इसी प्रकार से कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई, एक कोऑर्डिनेशन यूनिट भी इसकी निष्पादन इकाइयों में शामिल है। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सभी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया स्टैक के एक अभिन्न अंग के रूप में इसको विकसित किया गया है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंडिया स्टैक, तो इसके एक अभिन्न अंग के रूप में ही इसको विकसित किया गया है। साथ ही शासकीय सेवकों हेतु सतत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच भी इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। उसके रूप में ये काम करेगा। शासकीय सेवकों के लिए एक लगातार ऑनलाइन प्रशिक्षण, उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म एक तरह से काम करेगा, सतत ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में, प्रशिक्षण मंच के रूप में।
उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की उपलब्धता भी यहाँ पर रहेगी। क्यूरेटेड ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सामग्री के लिए एक जीवंत बाजार के रूप में विकसित हो रहा है, और उसी प्रकार से सेवा मामलों के लिए योग्यता ढांचे के साथ इसका एकीकरण भी किया जाएगा। तो सामान्यतः ये सामान्य तथ्य थे इसके बारे में, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में। अब एक और मिशन की हम बात करते हैं जो लगातार चर्चा में रहता है, जिसको हम डिजिटल इंडिया मिशन के नाम से जानते हैं। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सामान्य तौर से किया गया। सामान्य तौर से क्या इसका उद्घाटन किया गया, इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नॉलेज इकोनॉमी में तब्दील करने और साथ ही इस नॉलेज इकोनॉमी के माध्यम से भारतीय समाज को सशक्त बनाने का उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की पूरी रचना की गई है। इसे कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2015 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, डिजिटल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके 9 स्तंभ कौन कौन से हैं? यहाँ 9 स्तंभ जल्दी से आप जान लीजिए। ब्रॉडबैंड राजमार्ग, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वजनिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति यानी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और प्रारंभिक हार्वेस्ट कार्यक्रम। इसके ये 9 स्तंभ है और इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देकर के भारतीय इकोनॉमी को एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में तब्दील करना और उस नॉलेज इकोनॉमी के आधार पर भारतीय समाज को सशक्त करना इस पूरे डिजिटल इंडिया मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया पहल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कई पहलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे एक पहल क्या है? डिजी लॉकर की पहल है। डिजी लॉकर का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नागरिकों के जो डिजिटल दस्तावेज हैं, नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके डिजिटल सशक्तिकरण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी प्रकार से अगर हम ई अस्पताल, इलेक्ट्रॉनिक अस्पताल की बात करते हैं तो अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ती है, यानी इंटीग्रेट करती है। किस किस को करती है? मरीजों को, अस्पतालों को और डॉक्टर को। तो इससे एक तीव्र गति से इलाज संभव हो सकता है और बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं अगर हम इस प्रकार का एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी प्रकार से ई पाठशाला भी एक महत्वपूर्ण पहल है इसके अंतर्गत, और ई पाठशाला के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो और पत्रिकाओं सहित शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से यह उपलब्ध है। अगर एक और ऐप की बात हम करें, डिजिटल पहल की हम बात करें, तो उसमें भीम ऐप का आपने नाम सुना होगा। भीम का मतलब क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित गति से भुगतान लेन देन की सुविधा प्रदान करना इसका भीम ऐप का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप जानते ही होंगे। डिजिटल इंडिया भाषिनी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा अनुवाद मंच है, और उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया उत्पत्ति टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप का समर्थन करने वाला राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। टीयर 2 और टीयर 3 में, यानी जो मेट्रोपॉलिटन के बाद जो हमारे बड़े बड़े शहर आते हैं और जो उनसे छोटे शहर हैं, ये जो टीयर 3 शहरों में शामिल आते हैं, सामान्य तौर से कस्बों की आप श्रेणी में से रख सकते हैं, तो उनको राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म प्रदान करना और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप्स की खोज, समर्थन और विकास करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि देश में स्टार्टअप की संस्कृति का निर्माण किया जा सके और स्टार्टअप्स के माध्यम से न केवल हमारी इकोनॉमी के आधार को बढ़ाया जा सके, बल्कि रोजगार की बेहतर संभावनाओं को भी विकसित किया जा सके। एक और योजना है मेरी योजना, डिजिटल पहल है। ये सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला सेवा खोज मंच है। पात्र योजनाओं के लिए वन स्टॉप खोज पोर्टल प्रदान करता है। इसी प्रकार से मेरी पहचान एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन है। अनेक ऑनलाइन अनुप्रयोगों के लिए, एप्लीकेशंस के लिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है।
एक और महत्वपूर्ण पहल है जिसको हम चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, C2S के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना। यानी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के अंतर्गत जनशक्ति को ट्रेनिंग प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल स्टार्टअप्स के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी प्रकार से एक और डिजिटल पहल है जिसको हम इंडिया स्टैक ग्लोबल के नाम से जानते हैं। इस पहल का सामान्य तौर से इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं का एक वैश्विक भंडार है, और इसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन टीकाकरण प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन इसके अंतर्गत शामिल है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। तो कुछ महत्वपूर्ण हमने डिजिटल पहल के बारे में, आपको डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत जो चलाई गई है उसके बारे में हमने बात की है, और इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जरूर याद रखिएगा। एक और मिशन या योजना आप कह सकते हैं, कार्यक्रम लगातार चर्चा में रहा जिसको हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से जानते हैं। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में एक संसदीय पैनल ने प्रमुख राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्यों को धन जारी न करने पर पंचायती राज मंत्रालय को फटकार लगाई है। किसने फटकार लगाई है? एक संसदीय पैनल ने। फटकार क्यों लगाई है? प्रमुख राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्यों को धन जारी न करने के कारण ये फटकार लगाई गई है। तो इसके बारे में भी सामान्य तथ्यों को हमें जान लेना चाहिए। यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिसके अभी हमने चर्चा की, इस अभियान के बारे में सामान्य तथ्यों के बारे में जान लेना चाहिए। इसे वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए 2018 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसको अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान किया गया था? कैबिनेट द्वारा इसको अनुमोदन प्रदान किया गया था। और कार्यान्वयन प्रारंभ में कब से कब तक होना था? 2018-19 से 2021-22 तक होना था। इसको किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाना है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। इसका विजन क्या है? विजन है सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास हासिल करने की दिशा में प्रयास करना। सबका साथ, सबका विकास, आपने एक नारा सुना होगा जो वर्तमान गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण नारा है। तो इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें यहां पर जोड़ा गया है सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास, इसका विजन है। इसमें मुख्य केंद्रीय घटक क्या है? मुख्य केंद्रीय घटक है पंचायतों को प्रोत्साहन प्रदान करना, ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना, और साथ ही केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियां। राज्य घटक इसके क्या है? क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान करना और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां। इसी प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करना, यानी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करना, ताकि अलग अलग संस्थाएं बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, नागरिक केंद्रित परफॉर्मेंस कर सके, नागरिकों को अपने साथ जोड़ सके और बेहतर परिणाम दे सके। इसी प्रकार से अन्य गतिविधियां भी सीमित स्तर पर इसके अंतर्गत चलाई जाती हैं। इसका उद्देश्य पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का, तो इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने घोषित किया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है, वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना। तो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों का शासन क्षमताओं का विकास करना। यानी अगर हम सतत विकास लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण स्तर पर बहुत से सुधार कार्यक्रम करने होंगे, और ग्रामीण स्तर पर शासन की जो प्रारंभिक इकाई है कौन कौन सी है? वो पंचायती राज सिस्टम है। इसलिए अगर हम पंचायती राज सिस्टम की परफॉर्मेंस क्षमताओं को, उनकी शासन क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर से एसडीजी लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करना भारत के लिए बेहद आसान हो जाएगा। और इसीलिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है कि पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं का विकास किया जाए। सभी क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों के डिजाइन में अंतर्निहित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रमुख सिद्धांत क्या है? किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, सबसे दूर तक सबसे पहले पहुंचना, सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना और लैंगिक समानता हासिल करना। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे उद्देश्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत जहां हम लैंगिक समानता के लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, और जहां हम स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, ऊर्जा से जुड़े हुए लक्ष्यों को, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े हुए लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं।
इन सभी लक्ष्यों को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इन अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन की पहुंच होनी चाहिए और उसको भी अलग अलग प्रकार की सुविधाएं और ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। और इसीलिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं में बढ़ोतरी बेहद आवश्यक है, ताकि एक सार्वभौमिक कवरेज यानी सभी को समाहित किया जा सके योजनाओं के अंतर्गत, और एक लैंगिक समानता यानी पुरुष और महिला में भेद किए बिना महिलाओं तक भी संपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इस तरह के प्रमुख सिद्धांत इसके अंतर्गत गढ़े गए हैं। फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो हमने अभी जिसकी बात करी, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्यों के बीच जो फंडिंग अनुपात है वो 60:40 है, यानी केंद्र द्वारा जो फंडिंग होगी वो 60% होगी और 40% फंडिंग विभिन्न राज्यों के द्वारा होगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, इसके लिए कुछ अपवाद भी बनाए गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्य, पहाड़ी राज्य और जम्मू कश्मीर शासित प्रदेश यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के लिए केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 90:10 के अनुपात में रखी गई है। यानी राज्य जो भुगतान करेंगे वो 10% का करेगा और केंद्र 90% का भुगतान करेगा। इसी प्रकार से जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें केंद्रीय हिस्सेदारी 100% होगी और राज्य का कोई योगदान नहीं होगा, ताकि किसी को भी किसी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत, यानी जो हमारी स्वराज अभियान है, ग्राम स्वराज अभियान, इसके अंतर्गत जो हमने लक्ष्य रखे हैं पंचायती राज प्रणाली का, पंचायती राज सिस्टम की जो हम क्षमताओं का निर्माण करना चाहते हैं, अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचना चाहते हैं, उसमें वित्तीय संसाधन एक बाधा न बने, इसीलिए इस वित्तीय स्ट्रक्चर को इसके अंतर्गत अपनाया गया है। तो ये कुछ खबरें थी पिछले 1 वर्ष की तमाम कार्यक्रमों, मिशनों को हमने इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था के इस सेगमेंट के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, एक कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।